नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका संदीप कुमार ऑफिशियल चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार, और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। एक ऐसी कहानी जो हमारे हर दिन के छोटे छोटे फैसलों में छिपी होती है, लेकिन हम उसे कभी पहचान ही नहीं पाते। चलिए एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी ने अपने जीवन में एक छोटी सी आदत बदली और उसकी दुनिया ही बदल गई। एक लड़का जो हर दिन समय पर उठने और दौड़ने की आदत डालता है, आज वही लड़का एक एथलीट बनकर देश का नाम रोशन करता है। एक लड़की जिसने रोज 10 मिनट पढ़ने की आदत बनाई, कुछ ही सालों में वो एक सफल लेखक बन जाती है, लाखों लोगों को प्रेरित करती है। पर वहीं एक और शख्स जो रोज खाना खाते वक्त मोबाइल स्क्रॉल करता है, धीरे धीरे एक लत बन जाती है। और फिर ध्यान बढ़ता है, काम बिगड़ते हैं और उसे लगता है कि उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई क्या है? किस्मत नहीं, वो आदतें थीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन आदतों की जो दिखती तो मामूली है, लेकिन उनके असर से ही तय होता है कि हम सफल होंगे या असफल, हम बनेंगे मिसाल या मिसाल बन जाएंगे किसी की भूल की। और इस रहस्य से पर्दा उठाने वाली किताब है द पावर ऑफ हैबिट, लेखक चार्ल्स डुहिग। ये कोई आम किताब नहीं है, ये कोई आम किताब नहीं है, ये कोई आम किताब नहीं है जो हम बार बार करते हैं। हमारे दिमाग में हैबिट लूप कैसे बनता है, कैसे एक संकेत क्यों हमें एक्शन की ओर ले जाता है, और वो एक्शन कैसे धीरे धीरे आदत बन जाता है, ये सब इस किताब में बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। तो आज मैं आपको लेकर चलूंगा इस अद्भुत किताब की यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि आदतें बनती कैसे हैं, बुरी आदतें क्यों नहीं छूटती, और सबसे जरूरी, कैसे आप अपनी आदतों की ताकत से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो आपके हर दिन की शुरुआत को बदल सकती है। क्योंकि जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सिर्फ आदतें नहीं समझ आएंगी, बल्कि आप खुद को भी नए नजरिए से देखने लगेंगे। अध्याय 1, आदतों का रहस्य। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम बिना सोचे समझे करते हैं, जैसे सुबह उठते ही मोबाइल चेक करना, चाय पीना, या फिर रात को सोने से पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। कभी आपने सोचा है कि ये सब हम क्यों करते हैं, जबकि इन कामों के लिए हम कोई विशेष योजना नहीं बनाते? इस अध्याय में लेखक चार्ल्स डुहिग एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली बात बताते हैं कि हर आदत एक चक्र में चलती है। यह चक्र आरंभ होता है एक संकेत से, जिसके बाद हम एक स्वचालित कार्य करते हैं और अंत में हमें एक इनाम मिलता है। यह संकेत, कार्य और इनाम का चक्र बार बार दोहराया जाता है और यही एक आदत बन जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम कोई चीज क्यों बार बार करते हैं, जबकि हमें पता है कि वो हमारे लिए हानिकारक है। इसका उत्तर इसी आदत चक्र में छुपा होता है। हमारा मस्तिष्क एक बार जब कोई कार्य आसान और दोहराने योग्य समझ लेता है, तो वह उसे ऊर्जा बचाने के लिए स्वचालित बना देता है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से हैबिट लूप कहा गया है। लेखक एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति रोज शाम को ऑफिस से निकलते हुए रास्ते में एक बेकरी से डोनट खरीदता है। जब उसने इस पर ध्यान दिया तो उसने पाया कि उसका मस्तिष्क हर शाम उस बेकरी की खुशबू को एक संकेत मानता है। डोनट खाना उसकी दिनचर्या बन गई है और उस मीठे स्वाद से मिलने वाला आनंद उसका इनाम है। यह लूप बन चुका था। जब इस व्यक्ति ने इस लूप को पहचाना तो वह इस रूटीन को बदलने में सक्षम हुआ। डोनट की जगह वह फल खाने लगा और अपनी सेहत को सुधार पाया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किसी भी आदत को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे बदला जा सकता है। यदि हम संकेत और इनाम को पहचान लें और रूटीन को समझदारी से बदल दें, तो हम एक नई सकारात्मक आदत बना सकते हैं। अध्याय 2, मस्तिष्क का लालच और स्वचालितता। दूसरे अध्याय में लेखक हमें एक और गहराई में ले जाते हैं, वह हिस्सा जहां आदत सिर्फ क्रिया नहीं रहती, बल्कि हमारी इच्छा शक्ति पर शासन करने लगती है। इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी आदत के पीछे एक गहरी भावना छुपी होती है, जिसे लालसा या क्रेविंग कहा जाता है। जब यह लालसा हमारे दिमाग में जगह बना लेती है, तो वह आदत बहुत मजबूत हो जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सुबह चाय पीने की आदत है। अगर उसे किसी दिन चाय न मिले तो उसे बेचैनी होने लगती है, सिर दर्द होता है और दिन भर चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसका कारण सिर्फ चाय नहीं, बल्कि चाय से मिलने वाला आराम और मानसिक संतोष होता है, जिसकी उसे लालसा हो चुकी होती है। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि कंपनियां, विज्ञापन और समाज भी हमारी इन लालसाओं को भांपकर उन्हें अपने फायदे में बदल लेते हैं। उदाहरण के लिए, एक टूथपेस्ट कंपनी ने माउथ फ्रेशनर के फील को जरूरत बना दिया,
जबकि असली उद्देश्य था दांतों की सफाई। लेकिन क्योंकि उस फ्रेशनर की लालसा हमारे अंदर बैठा दी गई, हम रोज टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने लगे और वह आदत में बदल गया। लेखक कहते हैं कि जब तक हम इस लालसा को पहचान नहीं लेते, तब तक हम किसी भी आदत को नहीं बदल सकते। हमें यह समझना होगा कि हम किसी चीज के लिए लालायित क्यों हो जाते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि किस इनाम की चाह में हम वह कार्य बार बार कर रहे हैं, तभी हम उस लूप को तोड़ सकते हैं और उसे किसी सकारात्मक दिनचर्या से बदल सकते हैं। यह अध्याय हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से की परतें खोलता है जो लालसा से बंधा होता है। यह हमें समझने की शक्ति देता है कि यदि हम अपनी लालसाओं को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो हम न सिर्फ बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, बल्कि नई आदतों को अपनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा भी दे सकते हैं। अध्याय 3, परिवर्तन की शक्ति, कैसे आदतें बदली जा सकती हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद प्रेरणादायक सच्ची घटना से होती है। यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जो एक समय पर जुए और शराब का आदी था। उसकी शादी टूट चुकी थी, करियर खत्म हो गया था और जीवन लगभग बर्बादी की कगार पर था। लेकिन कुछ सालों में वही व्यक्ति एक शांत, संयमित और सफल जीवन जीने लगा। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या बदल गया? लेखक बताते हैं कि बदलाव अचानक नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही साधारण लेकिन सशक्त प्रक्रिया के जरिए हुआ। उस व्यक्ति ने अपनी पुरानी आदत को खत्म नहीं किया, बल्कि उसकी जगह एक नई आदत रख दी। उसने अपनी लालसा को समझा और उसके पीछे के संकेत को पहचाना। पहले जहां वह तनाव में आकर शराब पीता था, अब वह उस समय दौड़ने निकल जाता। धीरे धीरे उसका मस्तिष्क भी इस नई दिनचर्या को अपनाने लगा और फिर वही उसका नया स्वभाव बन गया। लेखक यही कहना चाहते हैं, आदतें मिटाई नहीं जाती, उन्हें बदला जाता है। अगर किसी भी पुरानी आदत को हटाना है तो उसके पीछे छुपे संकेत और इनाम को समझना जरूरी है। उसके बाद उस बीच की प्रक्रिया यानी रूटीन को एक सकारात्मक विकल्प से बदलना होगा। यह आसान नहीं होता, लेकिन बार बार दोहराने से मस्तिष्क इसे स्वीकार करना शुरू कर देता है। इस अध्याय का सार है, परिवर्तन का पहला कदम है विश्वास। अगर हम खुद पर और अपने भविष्य पर विश्वास करें, तो कोई भी आदत चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, बदली जा सकती है। परिवर्तन की शुरुआत भीतर से होती है और आदतें उसी परिवर्तन की बाहरी अभिव्यक्ति होती हैं। अध्याय 4, संगठनों की आदतें, एक कंपनी, एक नेता और एक आदत की क्रांति। अब तक हमने यह जाना कि व्यक्ति की आदतें कैसे बनती हैं और बदली जा सकती हैं, लेकिन यह अध्याय हमें एक और गहराई में ले जाता है। जब कोई संस्था, संगठन या कंपनी भी आदतों के आधार पर बदलती है। यह अध्याय एक प्रसिद्ध कंपनी अल्कोआ की कहानी से शुरू होता है। जब पॉल ओनील नाम का एक व्यक्ति इस कंपनी का सीईओ बना, तो सबको उम्मीद थी कि वो लाभ बढ़ाने, मार्केट शेयर बढ़ाने और खर्च कम करने जैसी बात करेगा। लेकिन उसने अपनी पहली मीटिंग में सिर्फ एक बात कही, हम इस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर ध्यान देंगे, कर्मचारियों की सुरक्षा। यह सुनकर सभी हैरान थे, निवेशक चिंतित थे, लेकिन ओनील जानता था कि कर्मचारियों की सुरक्षा एक कीस्टोन हैबिट है, यानी ऐसी आदत जो बदलते ही बाकी सारी आदतें खुद ब खुद बदल जाती हैं। जब कर्मचारियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई, तब कंपनी के सिस्टम बेहतर हुए, संवाद बेहतर हुआ और अंत में मुनाफा भी बढ़ने लगा। लेखक इस अध्याय में बताते हैं कि हर संगठन के पास कुछ ऐसी मुख्य आदतें होती हैं जो उसके पूरे व्यवहार और संस्कृति को प्रभावित करती हैं। अगर कोई लीडर उन मुख्य आदतों को पहचान ले और उन्हें सुधार दे, तो पूरा संगठन बदल सकता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि बदलाव थोपने से नहीं आता, बल्कि भीतर से आता है। जब कोई नेता लोगों को यह विश्वास दिला सके कि बदलाव उनके भले के लिए है और उसमें वो खुद भागीदार है, तब असली परिवर्तन संभव होता है। आदतें किसी कंपनी के काम करने के तरीके को परिभाषित करती हैं, और जब वो आदतें सकारात्मक दिशा में मोड़ी जाती हैं, तब संगठन चमत्कार कर सकता है। अध्याय 5, आदतें और समाज, कैसे सामाजिक आदतें बदलाव लाती हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक ऐतिहासिक आंदोलन से होती है। अमेरिका में हुई मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट की कहानी। यह आंदोलन तब शुरू हुआ था जब रोजा पार्क्स नाम की एक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने बस में गोरे व्यक्ति के लिए अपनी सीट खाली करने से इनकार कर दिया था। इस एक घटना ने पूरे अमेरिका को हिला दिया और नागरिक अधिकारों के लिए एक क्रांति शुरू हुई। अब सवाल यह है, रोजा पार्क्स जैसी एक साधारण महिला की चुप बैठने की यह छोटी सी आदत इतनी बड़ी सामाजिक लहर कैसे बन गई। लेखक इस अध्याय में समझाते हैं कि जब कोई आदत सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह सामूहिक चेतना का हिस्सा बन जाती है, तब वह आदत से ऊपर उठकर संस्कृति बन जाती है। रोजा पार्क्स की क्रिया के पीछे सिर्फ हिम्मत नहीं थी,
बल्कि वह कई वर्षों की सामाजिक असंतोष की आदत का फल था जो पूरे समुदाय में पल रहा था। जब समाज के कई लोगों की सोच और प्रतिक्रिया एक जैसी हो जाती है तो वो आदतें सामूहिक आंदोलन का रूप ले लेती हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि समूहों के भीतर रिश्तों और भरोसे की आदतें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि लोगों के बीच सामाजिक संबंध और भरोसे की परंपरा पहले से मौजूद थी। चर्च, मोहल्ले और स्कूल, इन सभी जगहों पर छोटे छोटे रिश्तों की जड़ें थीं जिन्होंने लोगों को एक साथ जोड़े रखा। लेखक बताते हैं कि किसी भी समाज में बदलाव तब होता है जब पुरानी सामाजिक आदतों को नए विश्वासों से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि सिर्फ एक नारी के इनकार ने करोड़ों लोगों की मानसिकता को बदल डाला और इस बदलाव की जड़ें सामूहिक आदतों में थीं। अध्याय 6, आदतों की शक्ति व्यवसाय में टारगेट जैसी कंपनी का रहस्य। अब हम एक ऐसे अध्याय में प्रवेश करते हैं जो आज के डिजिटल और व्यापारिक युग के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। यह अध्याय बताता है कि कैसे बड़ी कंपनियां हमारी आदतों को पढ़ती हैं, समझती हैं और उनका उपयोग करती हैं ताकि वो हमारे व्यवहार को पहले से जान सकें और अपना लाभ बढ़ा सकें। इस अध्याय में अमेरिका की एक प्रसिद्ध रिटेल कंपनी टारगेट का उदाहरण दिया गया है। टारगेट ने अपने डेटा एनालिसिस सिस्टम की मदद से यह समझना शुरू किया कि ग्राहकों की खरीदारी की आदतें कब और कैसे बदलती हैं, खासकर तब जब ग्राहक अपने जीवन में किसी बड़े बदलाव से गुजर रहा होता है, जैसे शादी, घर खरीदना या बच्चे का जन्म। टारगेट ने यह जान लिया कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसकी खरीदारी की आदतें धीरे धीरे बदलने लगती हैं, जैसे कि वो खुशबू रहित लोशन, कैल्शियम सप्लीमेंट या बड़ी मात्रा में कॉटन उत्पाद खरीदने लगती है। इन संकेतों से कंपनी यह अंदाजा लगाने लगी कि कौन ग्राहक कब मां बनने वाली है और वो पहले से ही उसके पास खास ऑफर्स भेज देती थी। अब सोचिए, एक कंपनी हमारे आदतों को इस कदर समझती है कि वो हमें खुद से बेहतर जानने लगती है। लेखक बताते हैं कि यह आधुनिक व्यापार की असली शक्ति है। कंपनियां अब सिर्फ उत्पाद नहीं बेचती बल्कि आदतें बेचती हैं, और जब ग्राहक उसे अपनाता है तो वह उस कंपनी का स्थायी ग्राहक बन जाता है। इस अध्याय में एक गहरी बात यह भी सामने आती है, जब किसी को अपनी आदतों की जानकारी नहीं होती तो वो बहुत आसानी से बाहरी प्रभावों के शिकार बन जाता है। टारगेट जैसी कंपनियां यह साबित करती हैं कि आदतें न सिर्फ व्यक्ति को बदलती हैं बल्कि पूरे बाजार और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित कर सकती हैं। लेखक का संदेश स्पष्ट है, अगर आप अपने जीवन की कमान खुद के हाथ में चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों को जानिए, उन्हें समृद्ध रहिए और सजग रहिए, वरना कोई और आपकी आदतें बनाकर आपका भविष्य तय कर देगा। अध्याय 7, आदतों की बुनियाद, जब इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन चौंकाने वाले सवाल से होती है, क्या किसी व्यक्ति की सफलता सिर्फ उसकी इच्छा शक्ति पर निर्भर हो सकती है? लेखक हमें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें एक स्कूल था जहां पढ़ने वाले बच्चे सामान्य थे, न बहुत होशियार न बहुत कमजोर। लेकिन इस स्कूल के शिक्षक एक प्रयोग करना चाहते थे। उन्होंने बच्चों को मेहनत करने, फोकस करने और सबसे जरूरी इच्छा शक्ति यानी विल पावर को रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में उपयोग करना सिखाया, जैसे कि खाना खाने से पहले थाली को खुद उठाना, समय पर होमवर्क करना, कक्षा में ध्यान से बैठना। ये सब काम बहुत साधारण लगते थे, लेकिन धीरे धीरे इन आदतों का असर बच्चों की पढ़ाई, व्यवहार और जीवन शैली पर दिखने लगा। कुछ वर्षों में वही बच्चे अच्छे अंकों से परीक्षा पास करने लगे, आत्मविश्वास से भर गए और जिम्मेदार बनने लगे। लेखक हमें यह समझाते हैं कि इच्छा शक्ति कोई जादुई गुण नहीं है, बल्कि यह भी एक आदत है। जैसे बाकी आदतें दोहराव से बनती हैं, वैसे ही इच्छा शक्ति को भी रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास देकर मजबूत किया जा सकता है। जब हम किसी निर्णय के समय संयम रखते हैं या मुश्किल स्थिति में हार मानने के बजाय ठहर कर सोचते हैं, तो हमारा मस्तिष्क उस संयम को याद रखता है और अगली बार वही फैसला लेना आसान हो जाता है। इस अध्याय में यह बात बहुत गहराई से समझाई गई है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन की मुश्किल आदतों को बदलना चाहता है तो उसे सबसे पहले इच्छा शक्ति को रोजमर्रा में अभ्यास करना होगा। और याद रखिए, यह कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह हर किसी के अंदर पैदा की जा सकती है, बस शर्त है नियत और नियमितता। अध्याय 8, जब आदतें खतरनाक बन जाती हैं, रोग, दुर्घटना और लत की कड़वी सच्चाई। यह अध्याय पुस्तक का सबसे संवेदनशील और चौंकाने वाला हिस्सा है। लेखक हमें एक ऐसी सच्चाई से परिचित कराते हैं जिसे अक्सर हम अनदेखा करते हैं, कि कुछ आदतें इतनी गहरी और जड़ें जमा चुकी होती हैं कि वो इंसान को पूरी तरह अपने काबू में ले लेती हैं। इस अध्याय की शुरुआत एक वास्तविक घटना से होती है।
एक व्यक्ति जो सामान्य दिखता था, पढ़ा लिखा, सजग और पारिवारिक, लेकिन एक दिन अचानक बिना किसी कारण के उसने एक होटल में आग लगा दी। उसे जेल में डाला गया और जब उसकी मानसिक स्थिति की जांच हुई तो पता चला कि वह व्यक्ति नींद में चलने जैसी एक स्थिति में था, जहां उसका मस्तिष्क होश में नहीं था, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा था वो उसकी पुरानी आदतों पर आधारित था। लेखक ये बताना चाहते हैं कि जब कोई आदत बहुत गहराई तक हमारे मस्तिष्क के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में बैठ जाती है तो वह होश और बेहोशी की स्थिति में भी खुद को दोहरा सकती है। इसीलिए कुछ लोग शराब, सिगरेट, ड्रग्स या जुए जैसी चीजों की लत से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि अब वो सिर्फ चाहत नहीं रही, वो सिस्टम बन चुकी होती है। इस अध्याय में लेखक एक और पहलू पर रोशनी डालते हैं, जिम्मेदारी। कभी कभी लोग अपनी बुरी आदतों के लिए यह बहाना बनाते हैं कि अब आदत है, क्या करें। लेकिन समाज और कानून के हिसाब से हर इंसान अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार है। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि उसे कुछ चीजों की लत है और वो उन्हें नियंत्रित नहीं कर रहा, तो वह अपने फैसलों का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि आदतें हमारी ताकत भी बन सकती है और कमजोरी भी। फर्क इस बात में है कि हम उन्हें पहचान कर सही दिशा में मोड़ते हैं या नहीं। अध्याय 9, नई आदतों का निर्माण। कैसे पुरानी आदतों को बदला जाए। इस अध्याय में लेखक हमें एक बेहद जरूरी और व्यावहारिक बात सिखाते हैं। आदतें कैसे बदली जा सकती हैं। अब तक हमने जाना कि आदतें कैसे बनती हैं, हमारे जीवन और समाज में उनकी क्या भूमिका होती है और कैसे वो हमारी सोच से भी अधिक गहराई तक जुड़ी होती है। लेकिन अब बारी है यह समझने की कि इन आदतों को व्यवस्थित रूप से बदला कैसे जा सकता है। लेखक हमें बताते हैं कि किसी भी पुरानी आदत को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है पुराना संकेत और पुराना इनाम रखते हुए रूटीन को बदल देना। इसका अर्थ यह है कि हम अपने मस्तिष्क को भ्रमित नहीं करते, बल्कि उसे एक नया रास्ता दिखाते हैं जो वह आसानी से स्वीकार कर ले। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दिन में थकने पर चाय पीने जाता है और उसे मीठे के साथ कुछ स्नैक्स खाने की आदत है जिससे उसका वजन बढ़ रहा है, तो वह उस संकेत, थकावट और इनाम ताजगी को वही रखे, लेकिन उस रूटीन को बदल दे। चाय की जगह ग्रीन टी ले ले और स्नैक्स की जगह फल खा ले। जब ये नई प्रक्रिया कुछ दिन दोहराई जाती है तो मस्तिष्क उसे नई आदत मानकर अपना लेता है। लेखक बताते हैं कि इस प्रक्रिया को और सशक्त बनाने के लिए एक और चीज जरूरी होती है, विश्वास। हमें यह विश्वास होना चाहिए कि बदलाव संभव है, और अगर यह विश्वास अकेले पैदा नहीं हो पा रहा तो समूह का साथ इसे मजबूत बना सकता है। जब हम किसी ऐसी जगह, समूह या माहौल में होते हैं जहां लोग भी बदलाव की कोशिश कर रहे होते हैं तो हमारा आत्मबल दुगुना हो जाता है। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांत पर आधारित है। बदलाव मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। अगर हम अनुशासन, समर्थन और दोहराव के साथ एक नई आदत को अपनाएं तो हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह नया आकार दे सकते हैं। अध्याय 10, आदतों का विज्ञान और भविष्य। अब आप क्या कर सकते हैं। यह पुस्तक का अंतिम अध्याय है और यह पाठक को एक दर्पण की तरह दिखाता है। अब जब आप आदतों के पीछे की पूरी संरचना को समझ चुके हैं तो क्या आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं। लेखक यहाँ एक भावनात्मक लेकिन प्रेरणादायक स्वर में बात करते हैं। वे बताते हैं कि हम सबके जीवन में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम वर्षों से ढोते आ रहे हैं, कभी उन्हें नजरअंदाज करते हुए, कभी उनसे परेशान होकर, लेकिन बिना समझे कि असल में वो हमारी जिंदगी की दिशा ही तय कर रही हैं। अब जब हम समझ गए हैं कि आदतें कोई रहस्यमयी ताकत नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से बनने, टूटने और बदलने वाली प्रक्रियाएं हैं, तो हमें अपने जीवन की कमान खुद संभालनी चाहिए। यह अध्याय हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र की ओर देखने को प्रेरित करता है। हमारा स्वास्थ्य, हमारा व्यवहार, हमारी सोच, हमारा समय प्रबंधन, सब कुछ आदतों से जुड़ा हुआ है। अगर हम हर दिन सिर्फ एक आदत को पहचानें, उसे सुधारने की कोशिश करें और हर सप्ताह एक सकारात्मक आदत को अपनाने का प्रयास करें, तो साल भर में हम अपने आप को एक नया रूप दे सकते हैं। लेखक हमें एक नई दृष्टि प्रदान करते हैं कि आदतें सिर्फ वो चीजें नहीं हैं जो हम करते हैं, बल्कि वो चीजें हैं जो हमें बनाती हैं। हम जो आज हैं वो हमारी कल की आदतों का परिणाम है, और हम जो कल बनेंगे वो हमारी आज की आदतों से तय होगा। इस अध्याय का समापन एक स्पष्ट संदेश के साथ होता है, आप बदलाव के पात्र हैं, बस शुरुआत कीजिए एक नई आदत के साथ। आज से मालिकम यो नौसा पोतारा है बैठा थे कसोटे आज से। तो दोस्तों, यह थी कहानी आदतों की असली ताकत की। हमने इस किताब के हर अध्याय में एक नया दरवाजा खोला, कभी किसी की जिंदगी की असली कहानी से, तो कभी किसी कंपनी के भीतर चल रही बदलाव की प्रक्रिया से।
पर अगर इस पूरी यात्रा का सार एक वाक्य में कहूं तो वो यही होगा, हम वही बनते हैं जो हम रोज करते हैं। हमने सीखा कि आदतें कोई रहस्य नहीं है, वो एक साइंस है, एक प्रक्रिया जो हर दिन हर पल हमारे अंदर दोहराई जाती है। हमने समझा कि आदतें सिर्फ क्रियाएं नहीं हैं, वो हमारी पहचान, हमारा भविष्य, हमारी सफलता और हमारे रिश्तों की बुनियाद है। हमने यह भी जाना कि बुरी आदतें मिटाई नहीं जाती, उन्हें बदला जाता है। और जब हम अपने अंदर की लालसाओं, संकेतों और इनामों को पहचान लेते हैं, तब हम खुद को नई दिशा दे सकते हैं। इस किताब ने हमें यह एहसास दिलाया कि इच्छा शक्ति भी एक आदत है। और सबसे बड़ी बात, अगर समाज, कंपनी या कोई आंदोलन बदल सकता है आदतों से, तो हम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बस एक आदत से शुरुआत करके। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस पूरी किताब को फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए इसका PDF लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बस क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। अब बारी आपकी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अगली बुक समरी किस किताब पर देखना चाहते हैं। आपकी पसंद हमें बताएगी कि अगली प्रेरणादायक कहानी कौन सी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल संदीप कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। आदतें बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त किताब के साथ। धन्यवाद।